नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं 35 क्वेश्चन साइंस का लाया हूँ, जिसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन 10 है और बायोलॉजी क्वेश्चन 15 है और 10 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स का इसमें डाला हूँ। आप लोगों को एक एक करके मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 35 लाया हूँ। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का है। बायोलॉजी क्वेश्चन मैंने 10 किया हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान न्यून होगा। जिसमें ऑप्शन फर्स्ट में है दूध का, दूसरा है लार का, तीसरा है खून का और चौथा है आमाशय रस का। इस क्वेश्चन का आपका पीएच मान न्यून होगा लार का। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा लार। वन क्वेश्चन का आंसर ख होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय होता है। ऑप्शन फर्स्ट है दूध का, दूसरा है आंसू का, तीसरा है पसीने का और चौथा है पीत का। इस क्वेश्चन का आंसर ग होगा। ऑप्शन ग, सी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होता है। पहला है NaCl, दूसरा है Na2CO3, तीसरा है NH4Cl और चौथा है NaHCO3। इस क्वेश्चन का आंसर ग होगा, NH4Cl का। NH4Cl का। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2H2O HO3 प्लस OH माइनस में जल क्या है। एक दुर्बल भस्म है, एक दुर्बल अम्ल है, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म। न तो अम्ल है और न ही भस्म है। इस क्वेश्चन का आंसर घ होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन घ, न तो अम्ल है और न ही भस्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएच की सही परिभाषा क्या है। पीएच की सही परिभाषा क्या है। इस क्वेश्चन का है, पहला ऑप्शन है pH माइनस लॉग H प्लस, pH इक्वल लॉग H प्लस। तीसरा ऑप्शन है pH माइनस लॉग OH माइनस। चौथा ऑप्शन है pH इक्वल 1/H प्लस। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क होगा। ग होगा। pH इक्वल माइनस लॉग OH पावर माइनस, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु HCl या NaOH विलयन से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी धातु HCl या NaOH विलयन से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस क्वेश्चन का आंसर एसिन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर एसिन होगा।
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। जब किसी विलयन का pH मान घटता है तो विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है? घटती, पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा स्थिर होती है, चौथा तेजी से बढ़ती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका घ होगा, यह तेजी से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में से किसके करीब होगा? पहला ऑप्शन 0 के करीब होगा, दूसरा 7 के करीब होगा, तीसरा ऑप्शन है 2 के करीब होगा, चौथा ऑप्शन है 9 के करीब होगा। इस क्वेश्चन के आंसर होगा आपका 0 के करीब होगा। अगला क्वेश्चन है एक जलीय विलयन का pH मान 3 है। एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो इसका POH मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन 3 9 है, ऑप्शन 4 11 है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ग होगा 9। अगला क्वेश्चन है बैटरी अम्ल है। ऑप्शन क है सांद्र H2SO4, ख है सांद्र HNO3, ग है सांद्र HCl और घ है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ख होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? इस क्वेश्चन का आंसर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ऑप्शन ख होगा। अगला क्वेश्चन है परावर्तन का कोण होता है क्या होता है? आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। तीसरा ऑप्शन है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण है। चौथा है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर घ होगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 में 2, 3 में 3 या ऑप्शन 4। परावर्तन के नियम 2 होते हैं, ऑप्शन ख होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन 1 में है समतल दर्पण द्वारा, 2 में अवतल दर्पण द्वारा, 3 में उत्तल दर्पण द्वारा, 4 में है तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमको अवतल दर्पण के द्वारा मिल सकता है। ऑप्शन ख आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकता है? पहला ऑप्शन है केवल समतल दर्पण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, चौथा ऑप्शन है तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा किसी वस्तु पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर घ होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, दूसरा है अवतल दर्पण द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है दोनों दर्पण द्वारा। और चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा। तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग केवल उत्तल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन घ सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? पहला ऑप्शन है फोकस पर, दूसरा है वक्ता केंद्र पर, तीसरा है ध्रुव पर, चौथा ऑप्शन है अनंत पर। अनंत पर वस्तु को अनंत पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर घ होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होती है? पहला दुगनी होती है, दूसरा ऑप्शन आधी होती है, तीसरा ऑप्शन चौथाई होती है, चौथा ऑप्शन बराबर होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ख होगा। ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और फोकस ध्रुव के बीच हो। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कहाँ पे होगा?
एक अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा? आभासी, यानी कि काल्पनिक और बड़ा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन अब है बायोलॉजी का। इससे 15 क्वेश्चन। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जाइलम द्वारा, दूसरा फ्लोएम द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली द्वारा और चौथा ऑप्शन है कॉर्टेक्स द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम द्वारा। अगला क्वेश्चन है चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है जंतुओं में, बी में जाइलम में, सी में फ्लोएम में, डी में है कोशिकीय में। तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहते हैं? पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, चौथा है परिवहन। इस क्वेश्चन का आंसर पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन ग होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं के में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले हम लोग दाब को क्या बोलेंगे? इसको पहला ऑप्शन है प्रसरण दाब, दूसरा है विसरण दाब, तीसरा है स्फीति दाब, चौथा है मूल दाब। इस क्वेश्चन का आंसर घ होगा, मूल दाब। अगला क्वेश्चन है 5वां, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में करते हैं? अणु के रूप में करते हैं कि यौगिक रूप में करते हैं कि आयन के रूप में करते हैं कि इनमें से सभी रूपों में करते हैं? तो खनिज लवण का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? तो आयन के रूप में करते हैं, ऑप्शन आयन के रूप में। अगला क्वेश्चन है औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्प उत्सर्जित करता है? पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा है 4 गुना, तीसरा है 100 गुना और चौथा ऑप्शन है 10,000 गुना। तो औसत एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के 100 गुना के बराबर जल वाष्प उत्सर्जित करता है। इसका आंसर 100 गुना होगा। अगला क्वेश्चन है पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? ऑप्शन ए है तना से पत्तियों की ओर, बी में तना से जड़ों की ओर, सी में है जड़ से तना की ओर और डी में है अधिक सांद्रता भागों से कम सांद्रता वाले भागों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों में। अगला क्वेश्चन है जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका है? जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका है? पहला ऑप्शन है मृत कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है जीवित कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, चौथा इनमें से कोई।
तो जाइलम वाहिकाएं मृत कोशिकाएं है। जाइलम कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं है? मृत कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है कि चांदनी पट्टी कहाँ पर स्थित होती है? पहला ऑप्शन जाइलम वाहिकाओं के बीच, दूसरा है मार्ग कोशिकाओं के बीच, तीसरा ऑप्शन है चांदनी नलिकाओं के बीच, चौथा ऑप्शन है मूलरोम के बीच, मूलरोम। तो चांदनी पट जो होता है कहाँ पर स्थित होता है? चांदनी पट जो होता है चांदनी नलिकाओं के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है कि होता है कि कभी कभी होता है या खास परिस्थिति में होता है। तो क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ख होगा। हाँ, होता है। खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? केवल ऊपर की ओर होती है, ऑप्शन ए में। बी में है केवल नीचे की होती है, ऑप्शन सी में ऊपर नीचे दोनों होती है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं होती। तो पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा जो होती है केवल ऊपर की ओर होती है। पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? ऊपर की ओर केवल होती है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? ए है तरल संयोजी ऊतक, बी है वास्तविक संयोजी ऊतक, सी है कंकाल ऊतक और 3 है एपिडोज ऊतक। तो रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की होती है, ऑप्शन ए, क्या अकार्बनिक लवण की होती है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ग्लूकोज एवं वसा की होती है, डी ऑप्शन जल की होती है। तो रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है। अगला क्वेश्चन है सीरम कहलाता है, सीरम क्या कहलाता है? सीरम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन सहित प्लाज्मा। सीरम कहलाता है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। सीरम क्या कहलाता है? तो सीरम जो है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले प्रवाहित घर्षण से बचाता है? पेरिकार्डियल गुहा बचाता है, ऑप्शन ए में, कि पेरिकार्डियम बचाता है, बी में, ऑप्शन सी में पेरिकार्डियल द्रव बचाता है और डी में कार्डियक पेशी बचाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। पेरिकार्डियल द्रव जो है हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है।